गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। पिछली क्लास में हमने ऑर्बिटल स्पीड पढ़ी थी। अब देखो, अगर किसी सैटेलाइट की कुछ स्पीड है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगी। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होती है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो हम सैटेलाइट की एनर्जी निकाल रहे हैं। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी। यहाँ पर स्मॉल एम मास ऑफ द सैटेलाइट है। अब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में निकाला था, अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, और इसमें एम कैपिटल एम किसका मास था? अर्थ का मास था। तो अर्थ और सैटेलाइट का जो सिस्टम है, अर्थ तो रेस्ट में थी, अर्थ की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो केवल सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी होगी इसके बराबर। अब यहाँ ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला अगर इसमें रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई? तो ये हमारे पास सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ गया। और अर्थ की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, अर्थ हमने रेस्ट में मानी थी और सैटेलाइट उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था। तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी ये होगी। इसको हम ये भी कह सकते हैं सैटेलाइट प्लस अर्थ के सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अर्थ की तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अब देखिए, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी उसका फॉर्मूला ये था, दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये थी। अब एक मास तो सैटेलाइट का है, दूसरा अर्थ का है। मैं सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कहूं या अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी कहूं या दोनों को मिलाकर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहूं, वो सेम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी? माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कहूं या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट प्लस अर्थ कहूं, बात बराबर है। अब देखिए, इसमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। कैपिटल ई का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी। यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, इन दोनों को ऐड करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में, काइनेटिक एनर्जी प्लस में है। तो बताओ, इन दोनों का सम करने पर जो टोटल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, इसकी हाफ है तो 1 बड़ा। तो नेगेटिव में एनर्जी बड़ी है तो टोटल एनर्जी को सॉल्व करने पे कितनी आ रही है? टोटल एनर्जी इसके बराबर आएगी। तो ये टोटल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, इफ आर इंक्रीजेस, अगर हम सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल रेडियस इंक्रीज करें, तो देखो ऑर्बिटल रेडियस इंक्रीज करने से जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये तो कम होगी ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी एंड ऑर्बिटल स्पीड कम होगी एंड टाइम पीरियड जो होगा वो बढ़ेगा। केप्लर्स लॉ से टाइम पीरियड r की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है उससे। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो इसमें r डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्या होगा? अगर r की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इसका एक रिजल्ट ये आ गया कि काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब अगला रिजल्ट, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो इसमें भी r नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का r इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है तो इसका मतलब होगा पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। सिमिलरली, जो टोटल एनर्जी है इसका मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होगा, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ऑर्बिटल रेडियस बढ़ाने पर टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। ऑर्बिटल रेडियस को इंक्रीज करने पर टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है। करना इसको नॉट। तो ये सारे एनर्जी में रिलेशन है। अब इसके बाद इनके ग्राफ अगर हम समझें, ग्राफ कैसे होंगे? देखो,
आर और काइनेटिक एनर्जी में ग्राफ बना हुआ, तो ये सारे ग्राफ में आर नीचे आ रहा है। अब मुझे आर और एनर्जी में ग्राफ बनाना है। अगर आर डिनोमिनेटर में आता है तो इसका ग्राफ मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बताया था आपको, y अगर x 1/x के प्रोपोर्शनल हो, चाहे x की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ग्राफ कैसा होता है? हाइपरबोला। तो इसका मतलब यहाँ u और r में ग्राफ खींचूंगा तो हाइपरबोला आएगा। सिमिलरली e और r में भी ग्राफ हाइपरबोला आएगा, और काइनेटिक एनर्जी वाला भी हाफ हाइपरबोला आएगा। लेकिन ये वाली एनर्जी नेगेटिव है, और नेगेटिव एनर्जी इस तरफ में अगर एनर्जी को लूंगा तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब इस लाइन के नीचे ग्राफ होगा, तो इन दोनों का ग्राफ हाइपरबोला होगा लेकिन इस लाइन के नीचे होगा। जबकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ ऊपर होगा। तो ये सारे ग्राफ कुछ इस तरह के होंगे। ये तो किसका होगा? काइनेटिक एनर्जी का। अब इनमें देखो पहचानना है, दोनों ग्राफ नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है। अब देखो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? पोटेंशियल r की एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर दोनों जगह r सेम लिखूं, ये r सेम है इन दो पॉइंट पर, a और b पर क्या चीज सेम है? r। अगर स्मॉल r की वैल्यू सेम होगी तो इनमें से कौन सी एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है और ये ग्राफ टोटल एनर्जी का है। तो कर लें इस ग्राफ को नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है उसको समझने के लिए, अगर हमने जनरली देखा है कोई भी पार्टिकल हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो ऊपर जैसे जैसे जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, और वेलोसिटी कम होकर किसी हाइट पर जीरो होती है और वहां पर से वापस लौट कर आता है। जैसे ये हमारी अर्थ, ठीक है, यहां से एक पार्टिकल को मैं u वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करता हूं। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी घटेगी ना, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशन फोर्स, इस पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नीचे लगा है, इस पार्टिकल और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वेलोसिटी को घटाएगा। अब पार्टिकल की वेलोसिटी घटते घटते मान लो यहां जाकर जीरो हो गई। अब जीरो हो गई तो यहां से वापस जैसे ऊपर गया और फिर यहां से यू टर्न लेकर नीचे इसी लाइन में आ गया। तो इस तरह से पार्टिकल का मोशन होता है। अब हम ये भी जानते हैं अगर इसको वेलोसिटी जितनी अभी दी है, अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी से देंगे तो ज्यादा हाइट पर जाकर वापस लौट कर आएगा। अब देखो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? इस पार्टिकल को हम कम से कम कितनी वेलोसिटी दें जिससे ये वापस लौट कर अर्थ पर नहीं आए, उसको हम इसके एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और वापस लौट कर नहीं आया मतलब इसकी वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं हो या इंफिनिटी पर जीरो। अब जैसे मान लो यहां पर हमने कंसीडर करा इंफिनिटी है, अब यहां से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर ये इंफिनिटी पर पहुंच जाए तो इंफिनिटी पर पहुंचने के बाद इंफिनिटी पर चला गया तो इंफिनिटी पर अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगाएगी, तो ये वापस लौट कर नहीं आएगा। इंफिनिटी पर जस्ट पहुंचना चाहिए, मतलब इसको हम इतनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि इंफिनिटी पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर ये इंफिनिटी पर पहुंच गया तो वहां से वापस लौट कर नहीं आएगा। तो अब नाउ व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी? मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सो दैट इट विल नेवर रिटर्न ऑन द अर्थ अगेन। इसको यहां मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये इंफिनिटी पर चला जाए, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो आप देखो यहां पर मैं इसको जो इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं ना उसका नाम लिखा VE। VE का मतलब एस्केप वेलोसिटी है, और मुझे ये एस्केप वेलोसिटी ही यहां निकालनी है। मैं यहां से पार्टिकल को इतनी मिनिमम वेलोसिटी दूंगा कि ये इंफिनिटी के पहले इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बस इंफिनिटी पर ही इसकी वेलोसिटी जीरो हो, वो मिनिमम वेलोसिटी को हम इसकी एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो अब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको क्या बताया था इस पूरे चैप्टर के लिए? न्यूटन्स लॉ तो लगाएंगे नहीं, मोशन की इक्वेशन लगेगी नहीं, क्योंकि यहां से जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए पर इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी और बी पर टोटल एनर्जी को बराबर कर देंगे। तो एनर्जी कंजर्वेशन यह है ए पर एनर्जी इज इक्वल टू बी पर एनर्जी। अब देखो ये हमारी अर्थ है,
जिसका मास कैपिटल एम हमें नॉन है, रेडियस भी नॉन है, और यहां से एक पार्टिकल थ्रो किया है, मान लेते हैं छोटे पार्टिकल का मास एम के बराबर है। अब मैं इसकी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर एनर्जी बराबर करूं, और एनर्जी दो तरह की होगी, यहाँ जो टोटल एनर्जी होगी एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसका फॉर्मूला हम जानते ही हैं। अब इस ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम इंटू वी ई स्क्वायर, और ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, अब ए पॉइंट पर इस पार्टिकल की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इसकी रेडियस के बराबर होगी, तो ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का याद है ना फॉर्मूला, माइनस जी m1 m2 अपॉन r, mgh वाला फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस का है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंफिनिटी पर, अब इंफिनिटी पर जाकर रुक गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखूंगा, लेकिन ये इंफिनिटी का मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, और किसी भी क्वांटिटी को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है ना, तो यहाँ टोटल एनर्जी जीरो बना दी, ये हमारा मतलब। अब इसको सॉल्व करके हम एस्केप वेलोसिटी का आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए, अब किसी इस वाले वैल्यू को माइनस वाली टर्म को इक्वल के उधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद इस छोटे एम से छोटा एम कट गया, तो एस्केप वेलोसिटी का आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 2gm बाई r के बराबर, ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर हुआ, कर इसको। अब देखो वापस यहाँ एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में किसका मास है, मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम जिस पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे थे उसका मास तो कैंसिल आउट हुआ था, तो अगेन एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द पार्टिकल, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लेनेट, मतलब अर्थ की सरफेस पर ये किस पर डिपेंड कर रही है, अर्थ के मास पर, अर्थ की रेडियस पर। अगर हम दूसरे प्लेनेट पर जाएंगे तो दूसरे प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी अलग होगी, क्योंकि उस प्लेनेट का मास अलग होगा, रेडियस अलग होगा, तो इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी किसी पार्टिकल के लिए डिफाइन नहीं होती, प्लेनेट के लिए डिफाइन होती। एस्केप वेलोसिटी पार्टिकल के मास पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही, मैं पेन को फेंकूं यहाँ अर्थ से या ट्रेन को हमें थ्रो करना हो, दोनों के लिए एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट सेम है। तो इसका मतलब अर्थ की सरफेस से किसी भी पार्टिकल को फेंकने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स है, तो एस्केप वेलोसिटी फॉर डिफरेंट प्लैनेट इज डिफरेंट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पार्टिकल व्हिच इज प्रोजेक्टेड। एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के जैसे मून पर एस्केप वेलोसिटी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, मून का मास बहुत कम होता है तो वहां एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है, सन पर एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो एस्केप वेलोसिटी टोटली डिपेंड्स ऑन प्लैनेट, फॉर ए गिवन प्लैनेट इट इज अ कांस्टेंट पैरामीटर, तो ये लिख सकते हो आप, एस्केप वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर गिवन प्लैनेट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पार्टिकल व्हिच इज प्रोजेक्टेड, जिस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है उससे इंडिपेंडेंट होती है एस्केप वेलोसिटी। एक और चीज, यहां अगर भी किसी पार्टिकल को इस डायरेक्शन में थ्रो करो थीटा एंगल पर, तो यहाँ जब मैंने एस्केप वेलोसिटी का आंसर निकाला था तो एनर्जी कंजर्वेशन में लगाया था, और एनर्जी कंजर्वेशन में थीटा का कोई रोल नहीं है, ये किसी भी एंगल पर हम थ्रो करें एस्केप वेलोसिटी विल बी सेम, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये लिख सकते हो आप पॉइंट, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो जिस पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करती, किस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो उसके डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, केवल जहां से फेंक रहे हो, जिस प्लेनेट से फेंक रहे हो उसके मास और उसके रेडियस पर, इसके अलावा किसी और चीज पर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। अब हम ये जानते हैं जी एम बराबर क्या होता है, जी आर स्क्वायर, तो यहां इस एक्सप्रेशन में जी एम की जगह ये लिख देते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी,
अब देखो ये है हमारे पास, हमने पिछली क्लास में जो स्पाइस सैटेलाइट था उसके ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ही पढ़ा था, जो बिल्कुल अर्थ के नजदीक है ऐसा सैटेलाइट जिसकी अर्थ की सरफेस से हाइट 0 है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड ये होती है और मैक्सिमम होती है ये, क्योंकि ये वाला सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से मिनिमम डिस्टेंस पर है तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम स्पीड अर्थ की सैटेलाइट की 8 आती है। मून का सैटेलाइट होगा तो उसकी अलग आएगी, ये अर्थ के सैटेलाइट की है, हर प्लेनेट के सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड अलग होती है। अब एस्केप वेलोसिटी और इस मैक्सिमम वेलोसिटी में रिलेशन ये आ जाएगा √2 का, और ये हमने ऑलरेडी पहले निकाल रखा है 8 किलोमीटर पर सेकंड आया था, तो 8 × √2 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर होगा। अच्छा देखिए, यहाँ हमने ये एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में घूम रहा है, आर रेडियस के ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला पिछली क्लास में निकाला था। अब मुझे एस्केप वेलोसिटी, अगर देखो अभी जैसे हमने अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी निकाली थी 11.2 आई थी, ये कहां से, अर्थ की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी का आंसर ये था। अर्थ की सरफेस से अगर किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो ये मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी, लेकिन अगर हम अर्थ की सरफेस से नहीं प्रोजेक्ट कर रहे, यहां से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो इस पार्टिकल को मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूं, अभी v0 है, v0 को कुछ बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाकर कितना कर दूं कि ये पार्टिकल अर्थ के सराउंडिंग में घूमने की जगह इनफाइनाइट पर चला जाए। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहां एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, देखो अगर मुझे जिस पॉइंट पर एस्केप वेलोसिटी निकालनी है ना उसके अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, अगर मुझे सरफेस पे निकालनी है तो यहाँ कैपिटल R से डिवाइड होगा जो कि पहले आया था, ठीक है। अब इन दोनों में ये ऑर्बिटल स्पीड, ये एस्केप वेलोसिटी, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी को किस अमाउंट से इंक्रीज करूं कि एस्केप हो जाए, what will be the velocity in which factor by velocity increases so that it will escape from the earth's surrounding। देखो अभी इसकी वेलोसिटी ये है, अगर इसकी वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाए तो ये एस्केप हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी को किस अमाउंट से चेंज करूं कि एस्केप करा दूं इसको, तो ve - v0, तो क्या आ जाएगा v0 × अभी इसके पास v0 वेलोसिटी है, सॉरी v√2 - 1, अभी इसके पास v0 वेलोसिटी है, अगर मैं इसको एस्केप कराना चाहता हूं तो इसकी वेलोसिटी को √2 टाइम्स करना होगा, और √2 टाइम्स करूंगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना किया यह है। अब मुझे निकालना है अगर परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालूंगा, डेल्टा p v0 × 100, और इससे क्या आ गया √2 - 1 × 100, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 - 1 × 100, तो अराउंड 41%।
अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं 41% से इंक्रीज कर दूंगा तो यह यहां सर्कल में घूमने की जगह इनफाइनाइट पर चला जाएगा और वापस लौटकर नहीं आएगा। ये इसका मीनिंग हुआ कार्डियस प्रॉब्लम। दूसरी चीज देखो, मुझे इसकी स्पीड को √2 टाइम्स करना होगा अगर एस्केप कराना चाहता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स करनी होगी? डबल करनी होगी ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की है, अगर ये सैटेलाइट सर्कल में घूम रहा है तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ये है। अब मैं इसको एस्केप कराना चाहता हूं तो एस्केप कराने के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी करनी होगी? तो अब नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम इंटू √2 इंटू वी नॉट का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? एम वी नॉट का। तो अगर मैं इसको एस्केप कराना चाहता हूं, अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी यह है, एस्केप कराने के लिए काइनेटिक एनर्जी को मुझे इतना करना पड़ेगा, तो किस फैक्टर से मुझे इंक्रीज किया? मैंने डबल कर दी ना काइनेटिक एनर्जी, पहले ये थी अब इसका डबल कर दी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी डबल कर दूं, भाई वेलोसिटी √2 टाइम्स करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का स्क्वायर आता है, वेलोसिटी √2 टाइम करनी होगी तो √2 का स्क्वायर डबल करनी होगी काइनेटिक एनर्जी, अगर हम चाहते हैं उस सैटेलाइट को एस्केप करना। चलिए तो मैं वापस से समराइज करता हूं जो हमने एस्केप वेलोसिटी में पूछा। एस्केप वेलोसिटी पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती, प्लेनेट पर डिपेंड करती है। कहां, कौन से अर्थ से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? मून से। और किस जगह से? सरफेस से या सरफेस के बाहर किसी हाइट से? क्योंकि अगर सरफेस के बाहर किसी हाइट से एस्केप करना चाहते हैं तो उसके फॉर्मूले में स्मॉल आर आएगा, जबकि सरफेस में कैपिटल आर आएगा। तो हर जगह के लिए एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट प्लस जिस जगह से हम पार्टिकल को थ्रो करें, किसी प्लेनेट के अंदर से थ्रो करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी का आंसर और अलग होगा। ठीक है, जनरली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में सरफेस से आता है और एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दे कि एस्केप वेलोसिटी कहां से निकालनी है, तो मान के चलेंगे सरफेस से निकालनी है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट पर डिपेंड करती है, जिस पार्टिकल को थ्रो करते हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करती, उसके डायरेक्शन और पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, केवल प्लेनेट के मास और उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मून के लिए एस्केप वेलोसिटी फिक्स होगी, चाहे वहां से कील को फेंको, एक पत्थर को फेंको, सबके लिए एस्केप वेलोसिटी बराबर होगी। क्लियर? तो ये एस्केप वेलोसिटी का कांसेप्ट है जो हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केपलर्स लॉ। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि जो प्लैनेटरी मोशन होते हैं, सैटेलाइट और प्लैनेट के मोशन होते हैं हमारे यूनिवर्स में, उन मोशन को समझने के लिए केपलर ने 3 लॉ दिए थे। उन 3 लॉ को हम केपलर्स लॉ कहते हैं। और एक सेकंड लॉ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि टाइम पीरियड ऑर्बिटल रेडियस की 3/2 पावर के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इस केपलर्स का फर्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं। केपलर का फर्स्ट लॉ ये है, केपलर ने कहा था कि कोई भी सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड या तो सर्कल में घूमता है या इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। तो लिखें इसको, इसकी डेफिनेशन, satellite move around a planet in circular or elliptical path। या तो जो सैटेलाइट होता है वो सर्कल में घूमता है या इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। अब कब सर्कल में करेगा, कब इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा, ये मैं या तो इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा उसका कांसेप्ट। ठीक है, सैटेलाइट मूव अराउंड अ प्लैनेट इन सर्कुलर और
and in that situation angular momentum and total energy remains constant. In satellite motion, total energy and angular momentum remains constant. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना इलिप्टिकल पाथ में अगर रिवॉल्व कर रहा होता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो कंसेप्ट लगाने होते हैं, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। पहले इसको लिख लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर दिया सैटेलाइट का। अब अगर कोई सैटेलाइट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए ये इलिप्टिकल पाथ, अब क्या होता है इलिप्स में दो फोकस होते हैं, है ना, दो फोकस होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। इन दोनों में से किसी एक फोकस पर हमारी अर्थ होती है, जैसे मान लो यहाँ पर इस फोकस पर हमारी अर्थ है जो फिक्स है, यहाँ पर अर्थ है जो फिक्स्ड है ना, अर्थ कहो या इसको प्लेनेट कहो। और इस अर्थ के चारों तरफ इस इलिप्टिकल पाथ में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होता है। ये सैटेलाइट है एनमास का, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ सैटेलाइट। ये इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व, और इलिप्टिकल पाथ में इसकी पार्टिकल की जो सैटेलाइट है ना इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, यहाँ स्पीड अलग होगी यहाँ स्पीड अलग होगी, तो इसमें स्पीड जिसको हम कहते हैं ये कांस्टेंट नहीं होती। सर्कुलर पाथ में अगर सैटेलाइट मूव करता है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, और स्पीड कांस्टेंट नहीं होने का मतलब इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नॉन जीरो होता है। अब जैसे ये सैटेलाइट यहाँ पर है, ये सैटेलाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैंने मान लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का दूसरा नाम क्या है, अगर अपन सीधे हाथ के फिंगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करें तो थंब का डायरेक्शन किधर जाएगा अंदर, तो क्लॉकवाइज का दूसरा नाम है ओपी के परपेंडिकुलर इनवर्ट। अब देखिए मैंने आपको कहा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इसी तरह से डिसाइड करता है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो एंगुलर मोमेंटम को मैं कैपिटल एल के सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा, एंगुलर मोमेंटम, और इसका डायरेक्शन यहाँ किधर है, इनवर्ट डायरेक्शन है, ओपी के परपेंडिकुलर अंदर। और पार्टिकल कहीं भी हो, ये सर्कल में अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, किसी भी पॉइंट से पास होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। तो मैंने अभी लिखा था एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, तो एक तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है हमेशा। अब मैग्नीट्यूड देखना है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला यह है mv/r sin थीटा, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में स्मॉल r का मतलब तो ये डिस्टेंस है, मैं इस सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम इस अर्थ के रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, वेलोसिटी v, और थीटा का मतलब क्या है, ये जो r वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर r वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब क्या आता है, ये जो एंगुलर मोमेंटम आता है इस पॉइंट में निकालो, थोड़ी देर बाद यहाँ यहाँ हर जगह बराबर आएगा मैग्नीट्यूड में, ये एंगुलर मोमेंटम हर जगह बराबर होगा, इसके बराबर। अब कैसे पता लगा ये बराबर होगा, देखिए कैसे पता लगा उसको निकालने के लिए से समझो, इस पार्टिकल पर ये सैटेलाइट ऐसे इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगाएगी बस, और अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा, तो सैटेलाइट पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो इधर आएगा। अब ये बताओ, ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, रोटेशन में पढ़ा था ना लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगता है उसको लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। अब ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब मुझे इस फोर्स का टॉर्क निकालना है इस पॉइंट के अबाउट,
तो मुझे टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का मतलब होता है जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है ना, उस पॉइंट से इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस। अब ये लाइन ऑफ एक्शन जो है इससे पॉइंट से ही पास हो रही है, तो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो आर परपेंडिकुलर क्या है यहाँ, जीरो। तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर आर परपेंडिकुलर की वैल्यू जीरो है, इसलिए इसका टॉर्क जीरो है। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा है सैटेलाइट पर, इसका इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। अब थोड़ी देर के बाद अगर सैटेलाइट यहां पहुंचेगा, तो ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स इधर वापस इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास होगी, तो हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास होगी, तो इसका टॉर्क हमेशा जीरो होगा। और अगर टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला ये है ना, टॉर्क बराबर dl/dt। अब टॉर्क अगर जीरो है तो जीरो तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इस पूरे मोशन में कंजर्व रहेगा। तो हमने ये प्रूव किया कि इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। कर लें इसको एक बार नोट। अब देखिए यहां पर वही इलिप्टिकल पाथ का दूसरा डायग्राम बना दिया। यहां जो है अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है। अब सैटेलाइट इस इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो किसी इंस्टेंट पर ये सैटेलाइट यहां आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ये वाला पॉइंट जो है फोकस से मैक्सिमम डिस्टेंस पर। इस समय सैटेलाइट की इस प्लेनेट से हमारी अर्थ से डिस्टेंस मैक्सिमम है, और इस समय अगर पार्टिकल की वेलोसिटी देखूंगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर होगी ना, इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी पार्टिकल की इधर होगी, ठीक है। अब ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी इधर है और ए पॉइंट की से डिस्टेंस स्मॉल r1 मैं कंसीडर करता हूं। अब ये पार्टिकल इस इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करके यहां आएगा, तो यहां वेलोसिटी इधर होगी v2, और इस वाले पॉइंट की जो अर्थ है उससे डिस्टेंस मिनिमम। तो बी पॉइंट पर ये सैटेलाइट सबसे नजदीक है और ए पॉइंट पर सैटेलाइट सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है। अब देखो अगर ए पॉइंट पर मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr sin थीटा होता है ना, तो ए पॉइंट पर m v1 r1। अब थीटा कितना होगा, देखो r1 वेक्टर इधर, वेलोसिटी इधर, दोनों के बीच का एंगल 90, तो sin 90 1, तो एंगुलर मोमेंटम इस ए पॉइंट पर इसके बराबर आएगा। सिमिलरली बी पॉइंट पर भी थीटा 90 है, तो बी पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mv2 r2। अब हम ये जानते हैं कि हर पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, तो हर पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम सेम होता है, तो ए और बी पर एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, mv1 r1 is equal to mv2 r2। तो ये हमारे पास इक्वेशन या कंसेप्ट बना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरा पॉइंट देखें, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब मैंने कहा था एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक टोटल एनर्जी। अब जैसे अगर टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर निकालूंगा, टोटल एनर्जी में क्या होता है, एक तो काइनेटिक होती है और एक पोटेंशियल। अब ए पॉइंट पर अगर टोटल एनर्जी निकालूंगा ना, तो किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम v1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r1। ये ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी होगी। इसी तरह से बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकालूंगा तो क्या आएगी, हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r। अब ये दोनों पॉइंट पर एनर्जी इक्वल होगी टोटल एनर्जी, यही एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, तो हम टोटल एनर्जी को इक्वल कर देंगे। अब देखो टोटल एनर्जी ए और बी पर बराबर की, तो जनरली इसके जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, v1 v2 हमें निकालने होते हैं दोनों पॉइंट पर। तो v1 v2 में एक इक्वेशन ये है, r1 r2 तो हमें नॉन होते हैं, मास नॉन होते हैं, तो v1 v2 में एक इक्वेशन ये है, और v1 इन दोनों को बराबर करूंगा तो v1 v2 में दूसरी इक्वेशन ये होगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम v1 v2 निकाल सकते हैं। क्लियर।
एक और चीज देखिए यहाँ पर इस ए पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब यह है, इसको ये भी लिख सकता हूँ v1 r1 v2 r2, और इसमें हम ये कह सकते हैं ना जिस पॉइंट पर r बड़ा होगा, r की वैल्यू ज्यादा होगी, वहां वेलोसिटी कम होगी। तो हमें यहाँ नजर आ रहा है, हमें यहाँ क्या नजर आ रहा है कि r1 इज ग्रेटर देन r2। हमें यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, r1 इज ग्रेटर देन r2, तो हम इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन से कह सकते हैं v1 इज लेस देन v2। ये हमारा कंक्लूजन होगा। अब देखो यहाँ पर इस इलेक्ट्रिकल पाथ में यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरी बड़ी एक्सिस है, ये वाली लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ कम है, और यहाँ से हम देखिए ये जो डिस्टेंस है ये b, और इधर भी ये डिस्टेंस b, इस b को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, ये a और b का मतलब होता है। अब यहाँ ये a प्लस a 2 है, r1 प्लस r2 के बराबर होगा, इससे हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसको ना अब देखिए इसके अलावा जो ये हमने पिछली क्लास में सर्कुलर मोशन डिस्कस किया था सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी आई थी और उसका रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड इसके बराबर आया था। अब सर्कल में तो क्या होता है, सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस बराबर होती है। अब अगर यही चीज हमें इलेक्ट्रिकल पाथ में निकालनी है, तो इसमें टोटल एनर्जी में क्या होगा, यहाँ जो स्मॉल आर आया था उसकी जगह सेमी मेजर एक्सिस आएगी, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस दोनों तरफ की रेडियस का हाफ है, एवरेज है। तो यहाँ इसके फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिकल पाथ के फॉर्मूले में हम चेंज क्या करेंगे, यहाँ जो ऑर्बिटल रेडियस लिखी थी उसकी जगह सेमी मेजर एक्सिस दोनों जगह लिख देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसका डेरिवेशन बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है जैसे हमने सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी निकाली थी। अब इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पाथ के लिए कुछ और चीजें, किसी भी इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए इंटू बी, और उसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर पाई इंटू ए प्लस बी के बराबर। ये इलेक्ट्रिकल पाथ की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिकल पाथ के एरिया का फॉर्मूला, जैसे सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ आर की जगह ए इंटू बी आ गया। तो ये इलेक्ट्रिकल पाथ के एरिया का फॉर्मूला होता है। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या चीजें सीखेंगे, कैपलर्स का एक लॉ हमारा अभी समझना बाकी है, एरिया वाला लॉ। उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे, अभी जैसे मैंने कहा कि कोई भी सैटेलाइट या तो सर्कल में रिवॉल्व कर सकता है या इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व कर सकता है। तो कब सर्कल में रिवॉल्व करेगा, कब इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू।